चलो आ गए हम अभी स्क्रीन पे, ठीक है। पहले जैसी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, ठीक है। मैम आप रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ ये रिकॉर्ड कर रही हूँ बेटा, लेकिन कल का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। कल पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो कल का रिकॉर्ड नहीं हुआ। आज का तो शुरू कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग। अभी सब क्लियर दिख रहा है आपको? यस मैम। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो साइड में अप्लायंसेस दिए हुए हैं, पूरा कलरफुल पिक्चर है, ठीक है। वो जो पिक्चर है ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, ठीक है। वो सी के नीचे जो पिक्चर दिया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पिक्चर है, यस मैम। ठीक है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच मेथड आर द अप्लायंसेस कनेक्टेड, ठीक है। बोल रहा है कि पैरेलल में। हाँ किस मेथड से जो अप्लायंसेस है वो कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल मेथड से कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि पैरेलल मेथड में क्या रहता है, सबका एक कॉमन स्विच रहता है, लेकिन जो करंट है, सबको करंट जाती है, ये होता है ना, ऐसा होता है पैरेलल। ये अप्लायंसेस 1, ये अप्लायंसेस 2, ये अप्लायंसेस 3, ऐसा कनेक्शन होगा। तो क्या होगा, जब हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, ये हम बैटरी देते हैं, ठीक है, ऐसा कनेक्टेड है। जब यहाँ से करंट दे रहे हैं और मुझे यही वाला अप्लायंसेस यूज करना है, बाकी दो नहीं करना है, तो मैं इनके कनेक्शन हटा दूंगी। मतलब यहाँ पर भी मैं एक की लगाती हूँ, यहाँ पर भी मैं की लगाती हूँ, और यहाँ पर भी मैं की लगाती हूँ, ठीक है। अब जब मुझे ये वाला ही अप्लायंसेस चालू रखना है, तो मैं इन दोनों को ऑफ कर दूंगी और ये वाला अप्लायंसेस यूज करूंगी। मुझे एक साथ दो करना है, तो इसको ये दोनों ऑन करूंगी, मैं इसको ऑफ कर दूंगी। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन करने में हमको क्या फायदा होता है कि हम एक चालू करके बाकी बंद रख सकते हैं, और 2-4 चालू रख के जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी हम बंद रख सकते हैं, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन का ये फायदा होता है। इसलिए हमारे घर में जो कनेक्शन होता है अप्लायंसेस का, अलग अलग स्विचेस का, वो कैसा होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। इसलिए हम जो चाहे वो वाला जो स्विच है वो ऑन कर सकते हैं, बाकी ऑफ रख सकते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो फर्स्ट वाले का आंसर है पैरेलल कनेक्शन। सेकंड है, किसी का ये माइक ऑन है क्या बेटा? पीछे की आवाज आ रही है, सब ऑफ रखो, है ना, फिर डिस्टर्ब होता है और वो वीडियो में भी वो आवाज आ जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस इंडिविजुअल अप्लायंसेस, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। हमने क्या पढ़ा है, पैरेलल कनेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, अलग अलग क्या चीज रहेगी, करंट। ये जो करंट जा रही है, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, करंट डिवाइड होती है पैरेलल कनेक्शन में। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है क्योंकि पॉइंट कॉमन होते हैं, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सेकेंड वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, सेम। सभी होम अप्लायंसेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक। विल द करंट पासिंग थ्रू ईच अप्लायंसेस बी द सेम, सभी करंट में से सेम करंट पास होगी क्या? नहीं। देखो यहाँ से करंट डिवाइड होगी, तो सेम करंट पास नहीं होगी। I1
I2, ये एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रही हूँ, I3 डज नॉट इक्वल टू सेम भी हो सकती है, इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकती है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं भी हो सकती है, इसलिए हम सेम नहीं कह सकते, मे बी सेम बट डज नॉट सेम। समझ में आया? सेम हो सकती है पर एक्चुअली कभी सेम नहीं हो, तो आप क्या लिखोगे? डज नॉट सेम, सेम नहीं हो। ठीक है, फिर हाँ यही लिखना है ना कि चेंज नहीं होगी। नहीं, सेम नहीं होंगी, पूछा है सेम है क्या, सेम होगी क्या, तो लिखना है नहीं, कैन नॉट बी सेम, सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर बोला है, तुम्हारे आंसर को जस्टिफाई करो, तो आपको क्या लिखना है? आपको मैंने बोला था कल, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का वो जो मैंने बॉक्सेस में बोला था ना, ग्रीन बॉक्सेस में 5-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, उस पॉइंट में देखो लिखा होगा कि करंट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखा होगा कहीं एक पॉइंट कि करंट कैसे होती है, डिवाइड होती है। करंट के बारे में कोई पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडिविजुअल रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स, नहीं ये वाला पॉइंट नहीं, नहीं लिखा है ना, करंट के लिए नहीं लिखा है। तो एक काम करना, आप ऐसा डायग्राम दे करके एक्सप्लेन कर सकते हो कि आई जो हम टोटल करंट दे रहे हैं वो जितने अप्लायंस होंगे, एग्जांपल के लिए ये 3 अप्लायंसेस है, तो 3 अप्लायंसेस में ये करंट डिवाइड हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में करंट डिवाइड हो जाएगी, या आप लिखोगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 फॉर 3 अप्लायंसेस। फॉर एग्जाम्पल ही आप 3 अप्लायंसेस लोगे तो लिखना फॉर एग्जाम्पल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे लिख सकते हो। एंड there may be I1 flow from appliances 1, I2 flow from appliances 2, I3 flow for appliances 3। आप इस तरह से लिख सकते हो that I is equal to I1 plus I2 plus I3। ठीक है, therefore it cannot be the same। ओके, ऐसा आंसर। ठीक है, तो आंसर इस टाइप से जस्टिफाई करना है आपको, तो ये इसके साथ जस्टिफाई करना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको ये डायग्राम लेकर ये चीज समझाया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाई आर द डोमेस्टिक अप्लायंसेस कनेक्टेड इन दिस वे। तो ये मैंने सबसे पहले ही आपको समझाया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्यों कनेक्ट करते हैं, क्यों कनेक्ट करते हैं कि हमको यदि एक अप्लायंसेस की जरूरत है तो बाकी सारे क्यों शुरू हो, बाकी सारे बंद हो, इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, यदि मुझे सिर्फ ये वाले अप्लायंसेस का काम है तो बाकी दो स्विच ऑफ हो, इसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ से भी करंट फ्लो हो रही है, भले ही यहाँ से ज्यादा करंट हो रही है आ रही है, लेकिन मुझे इस अप्लायंसेस के लिए जितनी करंट की जरूरत है सिर्फ उतनी ही यहाँ से पास होगी। मतलब ये अप्लायंसेस खुद बताएगा कि मुझे कितनी करंट चाहिए। जैसे कि आप स्विच में लगाते हो अपना मोबाइल चार्जर, तो मोबाइल चार्जर के लिए इतना सारा थोड़ी चाहिए रहता है, 1.5 वोल्ट बहुत होता है उसके लिए चार्जर के लिए, या 3 वोल्ट मैक्सिमम। ये जो चीजें है ना चार्जिंग वाली, उसके लिए उतना बहुत होता है, लेकिन आता तो हमारे पास बहुत है, मेन स्विच में तो बहुत ज्यादा वोल्ट रहता है, तो हमको उतना थोड़ी चाहिए, उससे यदि उतना चाहिए रहेगा तो हमारा तो सारी चीजें खराब हो जाएगी ना। इसलिए जो स्विच होता है वो यदि उस अप्लायंस है तो वो खुद जो अप्लायंस रहता है वो खुद बताता है मुझे कितनी करंट चाहिए, तो उसमें से सिर्फ उतनी ही करंट पास है। तो ये सोच करके भी आप लिख सकते हो थर्ड वाले का आंसर कि सभी को करंट सेम नहीं लगती है सारे अप्लायंसेस को, इसलिए
करंट सब जगह से जो जाएगी वो सेम नहीं जाएगी। सही बात है, ठीक है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि सारे डोमेस्टिक को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों यूज करते हैं। हाँ बोलो। मैम मैम थर्ड वाले में मतलब लिखना कैसे, समझ में तो आता, लिखना कैसे वो थोड़ा नहीं। वो ही तो बता रही हूँ बेटा, मैं वो ही बता रही हूँ, ठीक है। जैसे ये बोला है कि करंट सेम नहीं होती, ये तो हमने बता दिया कि इट कैन नॉट बी सेम, ठीक है। करंट सेम नहीं रहेगी, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर के लिए जो आंसर लिखना है आपको वो ये लिखना है। आप ये वाला रीजन भी लिख सकते हो कि जो टोटल करंट आ रही है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 3 अप्लायंसेस इन द होम, 3 अप्लायंसेस आपके पास है, ठीक है, देन दिस करंट will be divided in 3 part, I1, I2, I3। इस तरह से 3 पार्ट में करंट जो है वो डिवाइड होगी, ठीक है। I1, I2, I3 3 पार्ट में डिवाइड होगी और एक अप्लायंस को I1 करंट फ्लो होगी, सेकंड को I2, थर्ड को I3 फ्लो होगी। देखो इसका यदि जस्टिफिकेशन के लिए आंसर लिखोगे तो थोड़ा लंबा ही जाएगा, ठीक है, थोड़ा लंबा आंसर जाएगा। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। जो I1 I2 होगा अकॉर्डिंग टू अप्लायंसेस होगा कि I1 अप्लायंसेस 1 को कितनी करंट चाहिए, सेकेंड अप्लायंस को कितनी करंट चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। इसलिए I1 I2 I3 बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, सेम नहीं होगा। समझ में आया? आप लिख सकते हो अपने मन से ऐसा आंसर। आपको समझ में आ गया ना? अब जो समझ में आया है उसको अपने वर्ड में लिख देना, जैसा लिख सकते, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन मैंने दिया होगा तो मैं खुद चेक कर लूंगी कि आप कैसा लिख रहे हो, ठीक है। फिर फोर्थ वाले का समझ में आया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमको यदि एक ही स्विच ऑन रखना है और बाकी 2 को नहीं यूज करना है, हमको एक होम अप्लायंसेस को यूज करना है। जैसे एक ट्यूबलाइट ही चालू करना है, मुझे उस रूम का फैन चालू नहीं करना है, तो मैं ट्यूबलाइट चालू कर सकती हूँ, फैन बंद रख सकती हूँ, ठीक है। मेरे को मिक्सी चालू रखना है, मिक्सर चालू है मेरा और कोई दूसरी चीज लगी हुई है वहीं पर, वो ऑफ रखना है मुझे, तो मैं सिर्फ मिक्सर ही पूरे घर की भी बात कर सकती हूँ कि कहीं मिक्सर चालू है, कहीं अपन आयरन करते हैं तो आयरन चालू है, ठीक है ना। ऐसे कुछ भी, हर रूम में फैन चालू है, किसी रूम का मुझे नहीं चाहिए तो वो ऑफ कर सकती हूँ मैं। तो मुझे यदि एक टाइम में एक चीज यूज करना है, एक ही अप्लायंस यूज करना है तो वो मैं कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है। समझ में आया? आंसर को समझो, फिर तुमको जैसा लिखना है तुम वैसे लिखो, जो समझे हो वैसा ही, ठीक है। और मैं तुमको बता देती हूँ कि कैसे लिखना है। देखो पहले का आंसर था पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड में आया अपना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, ठीक है। थर्ड वाले में आएगा नो द करंट पासिंग थ्रू ईच अप्लायंसेस विल बी द डिफरेंट एज I is equal to V by R if voltage is same but resistance will be different। अच्छा इसमें इतना ही आंसर दिया है, ठीक है। तो एक चीज ऐसा भी हो सकता है, एक और आंसर बहुत शॉर्ट में लिखा है इसको जस्टिफाई करने का, V by R। तुमको समझ में आ गया वो समझ लो, आंसर ऐसे लिखना। अपने पास ये फॉर्मूला है, V कांस्टेंट है, ठीक है, V कैसा है, कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ I is inversely proportional to R। अब ये जो है वो 3 पार्ट में, यहाँ पे रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा। अब ये जो है ये करंट इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये R1 से रिलेटेड है ही, R2 से रिलेटेड है, R3 से रिलेटेड। जब R1 R2 R3 ये सभी अलग अलग है, does not equal to R2 does not equal to R3,
देयरफॉर इस रिलेशन से लिख सकते हो I1 डज नॉट इक्वल टू I2 इज डज नॉट इक्वल टू I3। ऐसा इतना तो लिख सकते हो आंसर, ठीक है। ये आंसर लिख देना जस्टिफाई के लिए। आई के बाद समझ में अब कौन कौन है यहाँ पर आ गई ये बात समझ में। जस्टिफिकेशन में ये वाला आंसर लिख लेना, ठीक है। हाँ, और फोर्थ वाला समझ में आ गया कि हम होम अप्लायंसेस को क्यों ऐसे कनेक्ट करते हैं। यस मैम। The domestic appliances connected in this way so that even if one of the appliance is out of order, other appliances can be used। यदि कोई एक अप्लायंस आउट ऑफ ऑर्डर हो तो भी हम दूसरा अप्लायंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द टीवी स्टॉप्स वर्किंग विल द अदर अप्लायंसेस आल्सो स्टॉप वर्किंग। यदि मैंने टीवी को ऑफ कर दिया तो क्या दूसरे अप्लायंसेस ऑफ हो सकते हैं? जरूरी नहीं है। वही हम फोर्थ का भी आंसर वैसा ही है, फिफ्थ का भी आंसर वैसा कि मैंने यदि टीवी ऑफ किया है तो बाकी अप्लायंसेस ऑफ नहीं होंगे क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखोगे, इफ द टीवी स्टॉप्स वर्किंग अदर अप्लायंसेस विल नॉट स्टॉप वर्किंग, ठीक है, एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आया? ये सारे जो है ना पांचों पॉइंट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है, जो मैंने बोला था आपको ग्रीन बॉक्स में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन बने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक खाली ब्लैंक आपको ये दिया हुआ है जहां पे एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे भी जगह खाली है, ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसी जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है ना। अब ये भी जगह खाली है, समझो ये दोनों के बीच में ऐसा। फिर कुछ ऐसा है, फिर यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, ठीक है। फिर एक यहाँ पे जगह खाली है, फिर ये ऐसा कनेक्टेड है। इन सब में जो साइड में दिए हुए सिंबल, आपको ये सिंबल लर्न करने कौन सा किस चीज का है, ठीक है। ये जो सिंबल दिए हुए इसमें लगाना है। पहला वाला जो है वो रेजिस्टेंस का, ये वाला सिंबल जो है ये रेजिस्टेंस का है, तो ये 2 पॉइंट के बीच में लगेगा यहाँ, ठीक है। सेकेंड वाला है सेल। सेल कहाँ लगाएगा? हमेशा यहाँ, और इसके बाजू में यहाँ लगेंगे की है क्या दी हुई? हाँ है की। ये टैप की है, इसका मतलब क्लोज। जब ये पॉइंट है तो ये क्लोज है, पॉइंट नहीं है तो ओपन है, मतलब कनेक्शन ऑफ। ये लगा हुआ है तो कनेक्शन ऑन, ठीक है। इसके बाद है एमीटर और वोल्ट मीटर। हमेशा इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगता है अपना वोल्ट मीटर प्लस माइनस, और इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ लगता है एमीटर, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो होती है, यहाँ पर हम उसको मेजर कर लेंगे कितनी करंट फ्लो हो रही है। ये करंट फ्लो होने से ये जो आर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो यहाँ मेजर कर लेंगे। तो सब चीजें हो गई। एक और चीज है, ये हमेशा एंड में लगता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब ये एक रिहोस्टेट टाइप होता है जिसमें वायर लपेटा हुआ रहता है और ऊपर कुछ सरकाने वाला चीज रहता है, उसको सरकाकर हम करंट को मतलब फिक्स कर सकते हैं, करंट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं,
मतलब रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करके हम करंट कम ज्यादा करते हैं। ये अभी तुमने देखा नहीं होगा और शायद उसमें नहीं है आपका जो टेबल दिया है उसमें ये चीज नहीं थी शायद, है ना। तो ये एक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है पर इसका मतलब है वेरिएबल है, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से कनेक्शन होगा। अब हमको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे एमीटर है। हमेशा ध्यान रखना जहाँ से करंट फ्लो होती है इसके सीरीज कॉम यहाँ पर ये होगा, ये प्लस और ये माइनस, है ना। इस तरह से यहाँ पे करंट होगी प्लस माइनस, यहाँ इसके बाद प्लस माइनस में यहाँ वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस लगता है हमेशा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर होता है, फिर एमीटर बच जाता है तो उसको यहाँ लगाना है। इस साइड सेल होता है, ये की होती है, एमीटर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, और इसको बोलते हैं रिहोस्टेट, इसको RH से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड का आंसर। क्वेश्चन ऐसा ही दिया होगा जैसे बुक में है, आंसर तुम्हें ऐसा लिखना है। और बोला है विच लॉ कैन यू प्रूव विद द हेल्प ऑफ द अबव सर्किट। कौन सा लॉ प्रूव करते हो? ओम्स लॉ। ये जो कनेक्शन है इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्ट मेजर करेंगे, करंट जितनी फ्लो हो रही है उसके अकॉर्डिंग वोल्ट मीटर से रीडिंग लेंगे, फिर V/I निकालेंगे और रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो रेजिस्टेंस यदि कांस्टेंट आता है तो ओम्स लॉ वेरीफाई होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ओम्स लॉ को हम इससे वेरीफाई करते हैं, ये वाले सर्किट से। अब थर्ड क्वेश्चन है, उमेश has two bulbs having resistance of 15 ohm। दो बल्ब है, कितना? 15 ओम। मतलब क्योंकि इसमें भी रेजिस्टेंस होगा इसलिए ये बल्ब में रेजिस्टेंस है 15 ओम और 30 ओम। तो हमको यहाँ पर बल्ब से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस से लेना देना। He wants to connect them in a circuit। अब वो इनको जोड़ना चाह रहा है, ठीक है। If he connect them one at a time, जब ये दोनों को एक साथ जोड़ता है वो, तो फिलामेंट जल जाता है, बर्न। आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। वो दे देना, राइट, ठीक है। जब ये दोनों को यूज करता है वो एक साथ तो फिलामेंट जल जाता है। इसका मतलब हमें इसको कैसे यूज, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया उसके आंसर देना है। विच मेथड शुड बी यूज द कनेक्ट द बल्ब। कौन सी मेथड से हम बल्ब को यूज करेंगे? यदि दोनों को एक साथ करते तो जल जाता है बोला है, तो हमको एक एक करना पड़ेगा। एक एक करने के लिए इन दोनों को मुझे पैरेलल कनेक्शन में लगाना पड़ेगा, ऐसा। और इसको तो मैंने फूल ही बना दी। तो अब दोनों एक साथ नहीं जलेंगे, एक एक जलेंगे, ठीक है। तो मैंने कैसा किया उसको? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्या बोला हमने? कैसे हमने उसको कनेक्ट किया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्योंकि एक साथ यूज कर रहे हैं, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में भी उसको यूज कर रहा है तो वो जल रहा है। तो हम एक एक यूज करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको करना पड़ेगा, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वे द कनेक्टिंग द बस डिपेंडिंग ऑन द आंसर ऑफ क्वेश्चन अबव। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो 5 कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरी लिख लेना है, ठीक है। पूरी 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है आपको। कौन सी? पैरेलल कॉम्बिनेशन की, जो ग्रीन कलर के बॉक्स में दी है वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में पूरी 5 कैरेक्टरिस्टिक आएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द अबव सर्किट। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, एक 15 का एक 30 का, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा 1/15 ओम प्लस 1/30। 30 ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/30 इज इक्वल टू 1/10, तो आरपी इज इक्वल टू 10 ओम। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, 10 ओम, ठीक है। इस ऐसे प्रॉब्लम हमने कल कर चुके, तो ये इजीली आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग टेबल शोज करंट इन एम्पियर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स। ये जो टेबल दिया हुआ है ना, टेबल हम पहले उतार लेते हैं। V वोल्ट्स में है और I एम्पियर में। ये कितना है, 4, 5, 6। इसके करस्पॉन्डिंग ये है 9, 11.25 और 13.5। ये अपन को थोड़ा इधर करना था, इधर R का एक और टेबल बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं इस साइड बना लूंगी, आप इसके इस साइड बनाना, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस। एवरेज रेजिस्टेंस मतलब क्या निकालेंगे, ये जो मैं टेबल बना रही हूँ ना, ये आप इधर बनाना, ठीक है। इसके बाद V/I मतलब 4/9, 4/9 कितना आ जाएगा, 0.0, तो 9 4 जा 36, फिर 4 बच गया, फिर 4 जा ही जाएगा, 0.44 आएगा। इसके लिए 5/11.25, 5/11.25 मैंने किया 0 पॉइंट, तो यहाँ 50 हो जाएगा। 11 का फिर से 4 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि 11 4 जा 44 होता है। 0.25 का 4 टाइम्स करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 45। 5 टाइम्स नहीं जाएगा, 4 टाइम्स ही जाएगा, 45। तो फिर से 5 बच गया, फिर उसको 0 करेंगे, 50 में से फिर 4 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। वैसे ही 6/13.5, ये भी 13 5 का 65 होता है, 0.0। तो यहाँ पे मैंने 60 कर दिया, ये पॉइंट के बदले यहाँ 0 में लगाऊंगी, तो 5 का 65 होता है, इसका मतलब 4 टाइम्स ही जाएगा 60 में भी 13 से, क्योंकि 13 4 का 52 होता है। अब ये 5 है तो 0.5 4 का 2 हो जाएगा, तो 52 और 2 54, फिर से 6 बच गया, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स फिर से 6 बच जाए, मतलब फिर से 60, तो फिर से 4 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लेकर आओ, बाद का छोड़ दो। तो देखो सब में जो R की वैल्यू है वो क्या है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ बोला है एवरेज निकालने। एवरेज कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R एवरेज अपॉन 3। जितने को ऐड करते हैं ना वो पूरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4
अपॉन 3। तो मैं ये 3 बार 0 है, 3 बार 0.44 है, तो इसको मैं 3 इंटू 0.44 लिख सकती हूँ अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल, तो मेरे को 0.44 ही मिलेगा ओम। तो एवरेज मुझे क्या मिला, 0.44 ओम। समझ में आया? तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस बोला है, तो आप पहले ये सारे रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर उसका इस तरह से एवरेज निकालोगे। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल। जब ऐसा आर की वैल्यू कांस्टेंट आएगी तो जो ग्राफ ड्रॉ करोगे ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है, यदि ये आर सेम आ रहा है, आर कांस्टेंट है, तो हम v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखेंगे, क्योंकि आर कांस्टेंट है। R is constant. R is constant, therefore V directly proportional to I. और जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, उन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, बिकॉज V is directly proportional to I, therefore the graph will be, ठीक है, between V and I is क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, विल बी द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दोनों जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। चाहे तो आप इसको ड्रॉ करके भी देख सकते हो, 4, 9, 5, 11.25, 13। इसके पहले मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करना बताया है, बस वैसे ही इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। पर यहाँ सिर्फ आंसर लिखना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सीधा बस लिखना स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है। थर्ड है, विच लॉ विल द ग्राफ प्रूफ, एक्सप्लेन द लॉ। कौन सा लॉ प्रूफ कर रहा है, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ प्रूव हो रहा है यहाँ पर। तो फिर से वही बोला है कि एक्सप्लेन करो या जस्टिफाई करो, उसका मीनिंग वही है, एक्सप्लेन करो। यही वापस लिखना आपको, बिकॉज आर इज कॉन्स्टेंट। कब कांस्टेंट है, तीनों रीडिंग में कांस्टेंट है। देयर आर इन 3 रीडिंग्स and R is the same in every reading, therefore R is constant. So this is prove the Ohm's law. तो Ohm's law क्या कहता है, because Ohm's law says V is directly proportional to I. तो R का मीनिंग क्या हो गया, यदि R कांस्टेंट है तो क्या मीनिंग हो गया, V is directly proportional to I। यही चीजें लिख लेना है आपको, अपने तरीके से यही चीज लिखना है आपको। ठीक है, इसलिए ओम्स लॉ को प्रूव करता है। मैच द पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन। चलो अब आप ये आंसर दो, सब अपना कैमरा ये माइक ऑन करो और मुझे आंसर दो इसका। मैच द पेयर ग्रुप ए और ग्रुप बी, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का आंसर दो। वीकली अटैच। हाँ, वीकली अटैच। ठीक है, फर्स्ट वाले का है वीकली अटैच, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वीकली अटैच, क्योंकि ये बहुत वीकली अटैच रहते हैं इसलिए वो फ्री हो जाते हैं जल्दी। सेकंड करंट, मैम ए बाय आर, वी बाय आर, ये फॉर्मूला है। ठीक है। थर्ड रेजिस्टिविटी, वी ए बाय एल आई, क्योंकि रेजिस्टिविटी का वैसे फॉर्मूला होता है ए आर बाय एल। तो आर की वैल्यू वी अपॉन आई होती है, इसलिए वहां आर की जगह वी अपॉन आई लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला वी ए अपॉन एल आई हो गया है। फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाँ, बी इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। चलो ठीक है, अभी अब अपना माइक ऑफ करो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बोलूंगी माइक ऑन करने।
Question number 6. The resistances of a conductor of length x is r. क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस r है, लेंथ x है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है, जो भी वायर लिया है उसका लेंथ x है, जो हम L लेके चलते हैं वो है x, और जो R लेके चलते हैं वो है स्मॉल r। एरिया है स्मॉल a, हम कैपिटल A लेते हैं तो ये है a, ठीक है। व्हाट इज इट्स रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। रो की वैल्यू क्या होती है? RA/L, अभी तो हमने देखा, ठीक है। तो R की जगह हमको लिखना है सिर्फ ये स्मॉल r, A की जगह स्मॉल a, L की जगह x। हो गया, हो गया, सिर्फ इतना ही करना है। यूनिट लिखना है। यूनिट क्या होगी? ओम, R की, A की मीटर स्क्वायर बाय इसकी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल तो ओम मीटर। क्या लिखना है आपको? इसकी यूनिट क्या है? ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। ये तो बहुत इजी था। 7th वाला ये थोड़ा सा है सॉल्व करने लायक। रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4 दिए हुए हैं, ठीक है, ये और डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन है नीचे दिए हुए, और दो की है S1 और S2, स्विच करके S1 S2 दिया है, ठीक है। K1 K2 भी रहता है कहीं जहाँ की बोलते हैं, और यदि स्विच बोला तो S1 S2 भी ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज्ड। अच्छा, करंट कहाँ कहाँ से फ्लो होगी ये बता रहा है, पूछ रहा है। 3 सिचुएशन दिया है, तीनों सिचुएशन में करंट कौन कौन से रेजिस्टेंस से जाएगी ये बोल रहा है, ठीक है। बोथ S1 S2 क्लोज, S1 और S2 को क्लोज कर दो, ठीक है, मतलब ऑन है दोनों स्विच। तो R1 R3 जो है नीचे उसमें से तो हमेशा जाएगी क्योंकि करंट वहीं से निकलेगी, कोई भी कंडीशन हो R3 में से जाएगी। ऊपर जाकर के R1 से जाएगी, ठीक है, R1 से जाएगी, R2 से भी, क्योंकि इस पॉइंट पर B पॉइंट पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। फिर वो पॉइंट S1 क्लोज है इसलिए यहाँ से जाएगी, फिर S2 भी क्लोज है तो ये F G में से भी जाएगी, लेकिन R4 में से नहीं जाएगी। तो जब S1 और S2 क्लोज है, जब R4 छोड़ के सब में से जाएगी, ठीक है। पहले वाली कंडीशन में मैं ये डायग्राम बना के बताऊं। ऐसा है, प्लस माइनस R1 R2 R3 R4, ये S1 ये S2। अभी मैं ये ABCD लिख दूं क्या? ABCD E, ABCDE F ना, G H। अब देखो H आया। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये दोनों स्विच क्लोज है, मतलब ये कनेक्शन ऐसा है, ये कनेक्शन ऐसा है, करंट यहाँ से निकल रही है, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी, यहाँ डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ से भी जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, या फिर से मिल जाएगी और फिर यहाँ से जाएगी, फिर ये करंट यहाँ आ जाएगी, नहीं हाँ यहाँ चले जाएगी क्योंकि यहाँ स्विच क्लोज है।
यदि ये क्लोज नहीं होता तो इधर जाती, लेकिन क्लोज है इसलिए ये इधर चली जाएगी और इधर नहीं जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन में R1, R2, R3 एंड S1, S2, या ये इसका नाम लिख लेना FG वगैरह ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो इतने में से करंट फ्लो होगी पहली कंडीशन में। बोथ S1 एंड S2 ओपन। अब ये दोनों तो खुले हुए हैं, ऐसे है, ये कनेक्टेड नहीं है अभी, ये ऐसा खुला हुआ है। तो यहाँ से जाएगी, इधर जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे जाएगी और यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, मतलब सब में से जाएगी। तो R1, R2, R3 एंड R, ऐसे करंट फ्लो होगी। ठीक है, S1 क्लोज, S2 ओपन। S1 ये क्लोज है तो भी यहाँ से जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, ये क्लोज है इसमें भी जाएगी, इधर जाएगी। ठीक है, तो इस समय भी यहाँ से जाएगी। तो इस तरह से ये आंसर आप लिख रहे हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते, टाइम भी हो गया है लेकिन अपने को ये कंप्लीट करना है एक्सरसाइज। 3 रेजिस्टेंसेस X1, X2, X3, 3 रेजिस्टेंस है, आर कनेक्टेड इन अ सर्किट इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। X इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इन तीनों का रेजिस्टेंस X है, इफेक्टिव। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व फॉर these different ways of connecting S1, S2, S3 are given below. Write the way in which they are connected in each case. I करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस है और X इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। ये दिया हुआ है ऐसे, उनसे इसका कोई मतलब नहीं है V और I से। पहला चीज है करंट I फ्लोज थ्रू X1, X2। I जो करंट फ्लो हो रही है वो X1 से भी फ्लो हो रही है, X2 से भी, X3 से भी, मतलब ये ऐसे कनेक्टेड है। तीनों में से करंट फ्लो हो रही है, तीनों में से करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब ये तीनों कैसे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्या लिखोगे फिर पहले वाले का आंसर, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, X इज लार्जर देन X1, X2, X3। X बड़ा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, और ये X1 से भी बड़ा है, X2 से भी बड़ा है, X3 से भी बड़ा है। कब आता है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि X1 इज इक्वल टू X1 प्लस X2 प्लस X3 ये आएगा, और इस कंडीशन में ही X इज ग्रेटर देन X1 और X2 और X3, तीनों से बड़ा होता है X, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, और ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, सेकंड वाले का भी आंसर क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन ही लिखना है, सीरीज है कि पैरेलल है, सीरीज है कि पैरेलल। X इज स्मॉलर देन X2, X3, X1, X2, X3, कब स्मॉल होता है, X1 से भी, X2 से भी, X3 से भी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, X इज स्मॉल, X1, X2 और X3 कब स्मॉल होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं, यदि आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा है तो ये सब बहुत मतलब बहुत ही क्या बोलेंगे, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। जिसने अच्छे से ध्यान से पढ़ा है और ये सारे वीडियोस देखा है और ये सारी चीजें देखा है तो बहुत इजी क्वेश्चन। X इज स्मॉलर हो गया। फोर्थ वाला, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X1, X2, X3 इज द सेम। सेम पोटेंशियल कब होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फोर्थ का आंसर पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट 2 थे सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड 2 है पैरेलल कॉम्बिनेशन। E
x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन। सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन x1 1 अपॉन x2, यही है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, ये पूरा इधर लेके जाओ, ये पूरा ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, ये पूरा ब्रैकेट इधर लेके जाओ, 1 अपॉन x1 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3, तो x यहाँ आ जाएगा, तो 1 अपॉन x। कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ ये, पैरेलल। ठीक है, ये आंसर किसके लिए आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो अब अपने न्यूमेरिकल है, फटाफट सॉल्व करते हैं। The resistance of 1 meter long निक्रोम वायर 6, अपने को काय का वायर है उससे कोई मतलब नहीं, बस ये पता है 1 मीटर लॉन्ग, L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, R1 इज इक्वल टू 6 ओम। We reduce the length of the wire, वायर की लेंथ जब हो जाती है 70 सेंटीमीटर, What will be the resistance, तब हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये सब गिवन है। 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.7 मीटर आ जाएगा। 70 को डिवाइडेड बाय 100 करो, 0.7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। हमने ये पढ़ा है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये पढ़ा है। ठीक है, तो R1 is directly proportional to L1, R2 is directly proportional to L2। हम यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट रख दो, R1 is equal to K कांस्टेंट L1, R2 is equal to K कांस्टेंट L2। अब मुझे चाहिए R2, तो मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ, तो R2 by R1 is equal to K L2 by K L1। K से K कैंसिल, क्या मिल गया मुझे, R2 is equal to L2 by L1 into R1। यहाँ से यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। yes, L2 की 0.7, L1 की 1, R1 की 6 ओम, 6 7 जा 42, पॉइंट एक डिजिट के पहले ओम आ गया, 4.2 ओम, ये आ गया फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड, जब तक आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, सेकंड में रीड कर रही हूँ। When two resistors are connected in series, their effective resistance is 80। मिटा दूं? हाँ मैम स्क्रीनशॉट ले लिए। Consider there are R1 and R2 are, there are two resistances, there are two resistances R1 and R2। ठीक है, जब ये सीरीज में है तब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो है 80, फर्स्ट इक्वेशन, बाय गिवन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 20। जब वो पैरेलल में है तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 20 है, 1/20। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों से हमको R1 R2 फाइंड करना है। इसको सॉल्व करें, R1 R2, ये R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 1/20। इसको मैं उल्टा कर दूं या हम
ऐसे कर लेते हैं, R1 R2 इज इक्वल टू 20 R2 प्लस R1। R2 प्लस R1 की वैल्यू कितनी है 80, तो R1 R2 इज इक्वल टू 20 इंटू 80। यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकालो, R2 इज इक्वल टू 20 इंटू 80 बाय R1। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा R1 प्लस 20 इंटू 80 कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा ना, अपॉन R1 इज इक्वल टू 80। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, R1 स्क्वायर 1600 इज इक्वल टू 80 R1, इसको ट्रांसफर करो, R1 स्क्वायर माइनस 80 R1 प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गया। आपने इस सेट की इक्वेशन सॉल्व किए हो, स्क्वायर है R1 का, तो यहाँ R1 की दो वैल्यू आएगी, ठीक है। सॉल्व करते, मैं फटाफट सॉल्व करती हूँ, आपको शायद आता होगा तो आप समझ लोगे, ठीक है। R1 का स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ 40 R1 माइनस 40 R1, और प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ 40 इंटू, नहीं मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ए बी, हाँ 40 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना मैं। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2a भी आता है, ठीक है। तो ये क्या था 2 इंटू R1 इंटू 40 हो गया 80 R1। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, 80 को मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो R1 कॉमन निकला, तो R1 माइनस 40 माइनस यहाँ से 40 कॉमन निकला, तो R1 ये प्लस है लेकिन मैंने माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ माइनस बचेगा, और एक 40 निकाल दिया तो एक 40 बचेगा। अब ये दोनों टर्म में R1 माइनस 40 कॉमन है, अंदर भी वापस R1 माइनस 40 ही बचा, मतलब कोई भी कंडीशन में R1 की वैल्यू 40 ही आ रही, तो मेरी R1 की वैल्यू आ गई है 40। इसमें पुट करो तो 40 प्लस R2 इज इक्वल टू 80, मतलब R2 भी कितना आ गया 80 माइनस 40, तो R2 भी कितना आ गया 40 ओम। तो मुझे R1 और R2 की ही वैल्यू चाहिए थी, समझ में आया। तो इस तरह से मुझे R1 और R2 की वैल्यू मिल गई। आगे समझ में ये प्रॉब्लम, आपने ये इक्वेशन यदि सॉल्व किया है, आपको सिलेबस में होगा तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये शायद 8th वगैरह में ही होंगे आपको ये वाले इक्वेशन। 2 डिग्री वाले इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए मैम। हाँ, इफ अ चार्ज ऑफ 420 कूलम, चार्ज कितना है Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 420 कूलम। कंडक्टिंग वायर इज 5 मिनट, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट। इसको पहले कन्वर्ट कर लो आप सेकेंड में, 5 इंटू 60 सेकेंड, 300 सेकेंड, 100 सेकेंड। हाँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, करंट क्या होती है, द रेट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज Q बाय T। Q है आपका 420, टाइम है आपका 300, 6 से जाएगा 6 5 6 7 7 बाय 5, मतलब 7 5 1 सा
और 2 बच गया तो 5 4 1.4 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1.4 एम्पियर। आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर होता है कंप्लीट। चलो करें कंप्लीट यहाँ पर अभी। ठीक है, कोई डाउट है? ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है, ये पूरी एक्सरसाइज कर लेना। देखो आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, आपको शायद पता होगा आपकी एग्जाम जो होने वाली है